सुपर डुपर एपिसोड। दोस्तों, अब की एपिसोड सीधा दिल में उतरेगी और आंखों के रास्ते बह निकलेगी। प्यारे साथियों, आप लोग कहानी एंजॉय कर रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेट्स मूव ऑन टू द थ्रिलर स्टोरी। अग्रिम वहां से हट गया। उसके जाते ही आयत सार्थक के पास आकर उसके गले लग गई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं और भाभी कैसी है? सब अच्छे हैं, काश कि आप आती, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होती। दोनों बात करने लगे और शादी की रस्में चल रही थी। अग्रिम बाहर पार्किंग की तरफ चला आया और अपने गार्ड से बात करने लगा। सब तरफ पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। वहां वही आ पा रहा था जिसकी लिस्ट अग्रिम ने सौंपी थी। आदर्श और सार्थक अलग से आए थे तो उससे पूछकर पूरी तलाशी के बाद उसे अंदर आने दिया गया था। वो सब और नजर दौड़ा रहा था। उसके फोन में रिंग हुआ तो वो बात करने लगा। कॉल डिस्कनेक्ट किया ही था कि एक आवाज उसके कानों से टकराई, यहाँ क्यों चले आए? अग्रिम के कान खड़े हो गए। उसने पीछे पलटकर देखा। सार्थक उसके सामने खड़ा था। क्या हुआ? जवाब नहीं दिया तुमने? क्यों चले आए? सार्थक ने फिर पूछा पर अग्रिम ने उसे इग्नोर करना सही समझा और आगे बढ़ने को हुआ। तुमसे नफरत खत्म नहीं हुई मेरी और नहीं तुम कभी पसंद आओगे मुझे। तो मुझे क्यों सुना रहे हो? हु केयर्स? पूरी बात तो सुन लो अग्रिम चौहान। ये ठीक है कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया और कभी करूंगा भी नहीं, पर बावजूद इसके एक चीज नहीं झुठला सकता कि मेरी बहन के पति हो। वो बहन जो जान है मेरी और उसके लिए अहमियत रखते हो तुम, इसलिए मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि वो। लिसेन, तुम्हारी रक्षाबंधन की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं और नहीं तुमसे कोई रिश्ता रखना है। और एक बात अच्छे से गांठ बांध लो रघुवंशी के सपूत, तुम्हारी बहन सिर्फ मेरी जीत की ट्रॉफी है। इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं उसकी मेरी नजरों में। अच्छा, फिर वहां से चले क्यों आए? अग्रिम ने उसकी तरफ देखा तो वो आगे बोला, इसलिए कि उसकी मुझसे मिलने का चाहत समझ गए थे और चाहते थे कि वो मुझसे मिले। तुम भी मिल सकते थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। उसकी बात सुनकर अग्रिम हंसा और बोला, तुम रघुवंशियों को गलतफहमियां पालने का बहुत शौक है। पालो, नो इश्यू कहकर जाने लगा। सार्थक उसके सामने आ खड़ा हुआ। हंसकर खिल्ली उड़ा दोगे तो लगता तो तुम्हारा झूठ मान लूंगा। अपनी बहन के लिए फिक्र देखी है मैंने तुम्हारी आंखों में। फिर अपनी आंखें चेक करवाओ कहकर अपने आंखों पर गॉगल्स चढ़ा लिया। आंखों में आंखें डालकर बात करें, इसकी औकात नहीं तुम्हारी। क्या सच में? या फिर ऐसा तो नहीं कि डरते हो आंखों में देखने से तुम्हारी हकीकत बयान हो जाएगी? इस मतलबी दुनिया में हर चेहरे पर नकाब है और आंख में धोखा। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरी आंखों में हकीकत पढ़ लोगे। मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, अपनी बहन को देखना है तुम्हारी आंखों में जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसा नहीं है तो हटाओ ये काला चश्मा। सुनो, मेरे पास न तुम्हारे ऊपर बर्बाद करने को शब्द है और न ही समय कहकर वो घुमा ही था कि किसी पर नजर पड़ी जो मंडप की तरफ बढ़ रहा था। अग्रिम की संदेह सा हुआ क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक रखा था। वो तेजी से उसके पीछे गया और आवाज दी, ए सुनो। कौन हो तुम? वहीं उसे ऐसे जाते देख सार्थक सोच में पड़ गया, पर अग्रिम की आवाज सुनकर उस शख्स ने पलटकर देखा और रास्ता बदलकर कदम तेज कर दिए। अग्रिम आवाज देता पर कहीं कोई शोर न हो सोचकर चुपचाप उसकी तरफ लपका। सार्थक भी उसके पीछे गया। अग्रिम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया पर वो पकड़ से निकल गया। अग्रिम अपने कदम तेज करके उसकी तरफ लपका पर तभी वॉशरूम से मिश्का के साथ आयत आ रही थी। उस शख्स ने बचने के लिए तेजी से मिश्का को धक्का देकर आयत को दबोच लिया। वो दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए संभल नहीं पाई। मिश्का नीचे जा गिरी और आयत कुछ समझ पाती तब तक उस शख्स ने उसके गले पर चाकू रख दिया था। डोंट मूव! आयत को हरकत करते देख अग्रिम चिल्लाया। आयत का ध्यान उसकी तरफ गया। मिश्का उठी और अपने गन कर निशाना उसकी तरफ कर दिया। उस शख्स ने अपने आप को आयत के पीछे छुपा रखा था जिससे उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। अगर हिली या किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो ये चाकू हरकत कर जाएगी। उस शख्स ने आयत की गर्दन से चाकू पूरी तरह सटा दिया और उसके कंधे से घुमाते हुए उसकी दूसरी बाह को कस के जकड़ रखा था। अग्रिम के जबड़े कस गए। वहीं आयत ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए पर अग्रिम ने उसे आंखों के इशारे से मना करते हुए कहा, छोड़ दे उसे, एक खरोंच भी आई ना उसे तो जान से जाएगा। जान की परवाह होती तो यहाँ आता ही नहीं, मर कर भी तेरा सुकून लेकर जाऊंगा। आगे मत बढ़ना वरना इसकी मौत के साथ तेरी जीत हार में बदल जाएगी। अग्रिम को आगे बढ़ते देखकर बोला। हो कौन तुम और क्या चाहते हो? अग्रिम ठहर गया। तुझे तड़प तड़प कर मरते देखना चाहता हूं, तभी मुझे सुकून मिलेगा। क्यों? क्या दुश्मनी है तुझे मुझसे?
मैं तो तुझे जानता तक नहीं। अच्छा है नहीं जानता, जान गया तो होश उड़ जाएंगे। सार्थक भी तब तक वहां आ चुका था और घबराकर आगे बढ़ने को हुआ पर अग्रिम ने अपने हाथ आगे करके उसे रोक दिया। वहीं आयत ने उस शख्स का ध्यान भटकते देख चालाकी से उसके पैर पर वार किया, जिससे वो लड़खड़ाया और पकड़ हल्की कमजोर हो गई। वो संभल कर आयत को वापस पकड़ता उसके पहले ही अग्रिम ने आयत का हाथ थामकर अपनी ओर खींच लिया। उस शख्स ने उतनी ही फुर्ती से चाकू चला दिया पर अग्रिम आयत को लिए दूसरी ओर घूम गया और बचते बचते भी चाकू अग्रिम के कंधे पर जख्म दे गई। कोई और हरकत में आता उसके पहले ही उस शख्स ने तेजी से अग्निशामक यंत्र उठाकर अग्रिम के ऊपर वार कर दिया, जिससे वो आयत को लिए जमीन पर जा गिरा। सबका ध्यान उनकी तरफ देख वो शख्स वहां से भागा पर मिश्का ने उस पर निशाना लगा दिया पर वो ट्रिगर दबाती उसके पहले ही अग्रिम चिल्लाया, मिश्का डोंट शूट। मिश्का रुक गई और वो शख्स आंखों से ओझल हो गया। मिश्का ने अग्रिम की तरफ देखा जो अभी उठकर खड़ा हुआ था। आपने रोका क्यों सर? अग्रिम ने एक नजर उसकी तरफ देखा और बोला, गोली की आवाज से सब लोग घबरा जाते, ये शादी किसी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। पता करो वो कौन था और यहाँ पहुंचा कैसे। फिर उसने आयत की तरफ देखा, ठीक हो? आयत जो एक तक उसे देख रही थी, उसके आंखों से आंसू छलक आए। अग्रिम के सर से खून आ रहा था। उसने अग्रिम की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे बीच में रोकते हुए वो बोला, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और अपना रुमाल लेकर चोट की जगह पर रख लिया। भाई हॉस्पिटल चलिए प्लीज, आयत ने अग्रिम को देखते हुए तड़पकर कहा, जिसका सफेद शर्ट पर लाल धब्बे नजर आने लगे थे। कोई जरूरत नहीं, जिंदा हूं मैं। यहीं रहो सब, मैं खुद को संभाल लूंगा। चौहान साहब, आयत अपनी बात पूरी कर पाती उसे पहले ही अग्रिम उसके गाल से हाथ लगाकर दबाव बनाते हुए बोला, श्श, चुप, एक आंसू नहीं वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हारे आंसुओं के कारण ये शादी रुकी तो खैर नहीं, समझी तुम? अग्रिम की लाल आंखें और कर्कश आवाज से आयत के आंसू और बहने लगे। अब आप कहा न चुप। अग्रिम की डांट से आयत सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। कोई पूछे मेरे बारे में तो अपने दिमाग का यूज करना, किसी भी कीमत पर यह शादी रुकनी नहीं चाहिए। आयत ने अपने दर्द का घूंट पीते हुए हाँ में सिर हिला दिया पर आंसू नहीं रुके। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और उसके गाल को छूकर नरमी से बोला, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होता मुझे कुछ नहीं होगा। जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, और अगर सच में तुम्हें मेरी फिक्र है तो ये शादी अच्छे से करवा कर ही आना। मिश्का, मंडप पर पहरा बढ़ा दो, पूरी मुस्तैदी रहे। बट सर, मैं किसी को आंखों में आंखें डालकर बात करनी थी, उम्मीद है ये भाषा समझ आती हो। सार्थक की आंखों में देखते हुए बोला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सार्थक ने आकर आयत के कंधे पर हाथ रखा। आयत ने उसकी तरफ देखा और उसके गले लग गई। अग्रिम ने मुड़कर देखा, सार्थक से उसकी नजर मिली तो उसने पलकें झपकाकर उसे आश्वस्त किया और आयत के आंसू साफ कर उसे लेकर मंडप की तरफ बढ़ गया। मिश्का ने फोन पर बात करते हुए मंडप के इर्द गिर्द लोगों का घेरा बनवा दिया। जरूरी लोगों के अलावा किसी की नजर भी वहां नहीं पहुंच पा रही थी। अग्रिम ने बाहर निकलते हुए किसी को फोन लगाया और सारी जानकारी देते हुए बोला, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी ये जल्द से जल्द पता लगवाइए, और उस शख्स का भी। कहते हुए वो गाड़ी में आकर बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इधर शादी की सभी रस्में हो रही थी। आयत किसी तरह खुद को मजबूत बनाए जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। सार्थक उसका हाथ थामे उसकी हिम्मत बंधा रहा था। कुछ नहीं होगा उसे, बहुत सख्त जान है वो, सार्थक ने कहा। आयत ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें नम हो गई। सार्थक ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, मेरी शैतानी गुड़िया की आंखों में किसी के लिए आंसू बड़ी मुश्किल से आते हैं, और जिसके लिए आते हैं वो शख्स बहुत खास होता है। प्यार करती है उससे? सार्थक ने पूछा और उसकी आंखों में देखने लगा। जो नफरत का दावा करते हुए भी किसी पर जान न्यौछावर कर दे, उससे कौन प्यार नहीं करेगा? तू करती है? सार्थक ने फिर सवाल किया। वो बहुत अच्छे हैं भाई, गलत मत समझिए उन्हें। प्यार करती हो उससे या नहीं? सार्थक ने अपना सवाल फिर दोहराया। बहुत, पता नहीं कैसे हुआ पर बहुत चाहती हूं उन्हें, कहते हुए उसकी आंख छलक आई। सार्थक ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, दिखता है तेरी आंखों में। भाभी क्या हुआ? संकल्प की आवाज पर दोनों का ध्यान उसकी ओर गया। आपकी आंखों में आंसू? संकल्प ने कहा तो सबकी नजर आयत पर चली गई। कोई और कुछ पूछता उसके पहले ही सार्थक बोला, इसकी बचपन की सहेली अब पराई हो रही है तो इमोशनल होने का दिखावा तो करना पड़ेगा न। उसकी बात पर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पक्का यही बात है भाभी? और नहीं तो क्या? आपको क्या लगता है इस नकचढ़ी के लिए सच में रोऊंगी मैं? हाँ, आपके लिए जरूर रोना आ रहा है कि अब आपको इससे कौन बचाएगा? दिव्या की ओर इशारा करते हुए बोली। वैसे अग्रिम कहाँ है? दिख नहीं रहा।
मैं क्या बताऊं, जब से शादी की रस्में शुरू हुई हैं वो तो मुझे भी गलती से ही दिखते हैं। अभी भी पता नहीं कहाँ छुप कर बैठे हैं। आयत ने हंसकर कहा, पर सीने में एक दर्द सा उठा। इतना भी आसान नहीं होता दिल में दर्द छुपाकर चेहरे पर मुस्कान सजाना, जो इस वक्त आयत कर रही थी। दुल्हे की बहन गठबंधन के लिए आगे आए। पंडित जी के कथन ने सबका ध्यान खींचा। गठबंधन होते के साथ ही दोनों फेरों के लिए खड़े हुए। शादी की रस्में संपन्न हुई और सबका आशीर्वाद लेकर विदाई की तैयारियां शुरू हुई। आयत खुद को मजबूत बनाए वहां मुस्कुराकर शामिल रही। विदाई की रस्म पूरी हुई। अग्रिम की हिदायत अनुसार रावत और उसके लोग संकल्प के साथ ही आगे पीछे की गाड़ियों में कवर करते हुए उसकी घर की ओर रवाना हुआ। उसके वहां से निकलते ही आयत का सब्र जाता रहा। संयम से गाड़ी की चाबी लेकर वो पार्किंग की ओर बढ़ गई। मिश्का, जो बाकी सबको सुरक्षित भेजने का इंतजाम कर रही थी, उसकी नजर आयत पर पड़ी तो उसे आवाज देते हुए उसकी तरफ बढ़ी। सार्थक भी आयत के पीछे आया, पर तब तक वो गाड़ी लेकर निकल गई। मिश्का के चेहरे का रंग उड़ गया कि अगर अग्रिम को पता चला और कोई बात हुई तो फिर क्या होगा। वो तुरंत से दूसरी गाड़ी में आयत के पीछे निकली और सार्थक भी। आयत की गाड़ी फुल स्पीड में सड़कों पर दौड़ रही थी और उतनी ही स्पीड से दोनों गाड़ियां उसके पीछे थी। कुछ ही देर में गाड़ी शारदा निवास में पहुंच गई। संकल्प के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा रहे और जो भी रिश्तेदार हैं उनके रहने की व्यवस्था होटल में करवा। वहां गलती से भी कोई बाहरी आदमी न जा पाए। अग्रिम अपने कमरे में बैठा फोन पर बात कर रहा था। उसके कंधे और सर पर पट्टी बंधी थी। डॉक्टर ड्रेसिंग करके जा चुके थे। कंधे पर ड्रेसिंग के बाद उसने शर्ट नहीं पहनी थी। वो बैठा बात कर रहा था। उसे आयत का ख्याल आया। उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हम पता कर रहे हैं। गार्ड्स पूरी तलाशी के बाद ही किसी को अंदर जाने दे रहे थे। शक है कि या तो होटल स्टाफ बनकर या फिर किसी गेस्ट के साथ वो अंदर आया होगा। उस नकाबपोश शख्स के जिक्र के साथ ही उसका आयत के कंधे और बाजुओं पर छूना अग्रिम की आंखों के आगे घूम रहा था। गुस्से से उसके जबड़े कस गए थे। वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया और बोला, वो जैसे भी आया हो, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ भी करो, कैसे भी करो, वो शख्स मुझे चाहिए। उसका चेहरा तो कोई देख नहीं पाया, पर जिस गाड़ी में वो भागा है वो सीसीटीवी में दिख गया है। हम जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। होप सो। किसी भी हाल में वो इंसान चाहिए मुझे, वो भी जल्द से जल्द। अग्रिम बात कर ही रहा था कि कमरे का दरवाजा खुला। अग्रिम ने पलटकर देखा। आयत अंदर आई। उसे देखकर अग्रिम के चेहरे पर प्रश्नसूचक भाव उभर आए, पर उसे देखकर आयत की आंखों में अब तक रुके आंसू छलक आए। अग्रिम कुछ कह पाता उसके पहले ही आयत भागकर उसके सीने से आ लगी। उसके अचानक से गले लगने से अग्रिम के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और दूसरी तरफ से होलो होलो की आवाज आने लगी। अग्रिम की सांसें तेज हो चली थी। उसने आयत को अलग करना चाहा, पर आयत ने उसे और कसकर जकड़ लिया। उसके आंसुओं की गर्माहट अग्रिम अपने सीने पर महसूस कर रहा था। एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था उसे, जो उसे सुकून दे रहा था। आयत के पीछे ही मिश्का भी पहुंची और गाड़ी से बाहर आकर तेजी से उसके पीछे कमरे में आ गई। उन दोनों को ऐसे देख वो दरवाजे पर ही रुक गई। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा। सॉरी सर, वो मैम, एकदम से मिश्का अपनी बात पूरी करती उसके पहले अग्रिम ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और बाहर जाने को कहा, साथ ही दरवाजा बंद करने को भी कहा। मिश्का ने हाँ में गर्दन हिला दिया और बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा, बहुत मामूली चोट है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। अग्रिम ने आयत के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा और उसे अलग करने की कोशिश की, पर अगले ही पल जब आयत ने अपना सर उठाकर उसकी आंखों में देखा तो अग्रिम का हाथ रुक गए। आयत की आंसू भरी आंखों में अपने लिए अथाह प्रेम और डर देख पा रहा था, जिसे देख उसका दिल धड़क उठा। जिन धड़कनों को उसने कैद कर रखा था वो धड़कने को मचलने लगे थे। आयत के हाथ उसके चेहरे की ओर उठ गए और उसके सर पर बंधी पट्टी को छूते हुए उसके चेहरे पर सरकने लगे। उसके हर प्रेममयी स्पर्श के साथ आयत के आंखों में और अग्रिम के सीने में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। जैसे जैसे आयत की नर्म हथेलियों का स्पर्श उसके गर्दन और कंधे पर महसूस हुआ, एक झुरझुरी से पूरे बदन में दौड़ गई। ये कोई पहली बार नहीं था कि किसी ने उसे इस तरह छुआ हो, पर आयत के छुअन का एहसास ही कुछ और होता था। कितनी ही कोशिश की उसने कि जो एहसास उसके मन में आयत के लिए हैं उन्हें कहीं और ढूंढ ले, मगर वो हमेशा इससे रहित ही रहा। मिटा देने की भी कोशिश की, पर आयत से सामना होते ही वो एहसास सांसें लेने लगते जिन्हें हर बार वो झुठला देता, और इसी वजह से तो वो उससे दूर भागता था कि इन एहसासों से अनछुआ रह सके, पर आज न जाने क्यों न उसे रोक पा रहा था, न ही खुद उससे दूर हो पा रहा था। जाने क्या कशिश थी आज आयत की आंखों में, या फिर उसके निश्चल प्रेम का एहसास जो वो इस वक्त की रौ में बह जाना चाह रहा था।
माफ मत करना चौहान साहब, माफ मत करना। आयत के शब्दों ने अग्रिम को वर्तमान की स्थिति का बोध कराया। उसने उसे प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। हाँ चौहान साहब, अब तक कहीं न कहीं मैं चाहती थी कि आप मेरे दादू और पापा को माफ कर दे, पर आज के बाद नहीं, कहते हुए उसकी आंसू छलक आए। अग्रिम का हाथ उसके गाल पर चले गए, पर मुंह से कोई शब्द नहीं फूटा या जुबान ने साथ नहीं दिया। वो कुछ नहीं बोला। एक बेटी अपने पिता का हर गुनाह माफ कर सकती है, पर एक पत्नी अपने पति का नुकसान चाहने वालों को कभी माफ नहीं कर सकती, आयत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आज जाने क्यों अग्रिम उसके आगे खुद को कमजोर पा रहा था। इसका पूर्णत एहसास उसे तब हुआ जब आयत के होठों ने उसके रुखसारों और कंधे पर स्पर्श किया। कुछ पल को उसकी सांसें ठहर सी गई और पलकें स्वतः ही बंद हो गई। ये वो एहसास थे जिनसे अब तक वो भागता रहा था, पर आज इन्हें जीने को लालायित होने लगा था। उसने आयत का चेहरा थामा और उसे देखने लगा। आयत ने अपनी पलकें उसकी ओर उठाई, जिन पर आंसुओं की बूंदें ओस की भांति ठहरे थे। आंसुओं के साथ फैल चुके काजल, रोने से सूज चुकी आंखें और अस्त व्यस्त हो चुका चेहरा और भी आकर्षक लग रहे थे। जैसे भी होता है खत्म कर दीजिए इस जंग को, आपको कुछ हुआ तो मैं शिश। आयत अपनी बात पूरी करती उसके पहले ही अग्रिम ने उसके मुंह पर उंगली रख दी। आयत की आंख फिर छलक आई। अग्रिम ने उसके गालों पर लुढ़के आंसू को अपने अंगूठे से साफ किया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। आयत ने भी उसे कस के जकड़ लिया। दोनों की धड़कन एक ही लय में धड़क रही थी। कहीं न कहीं एक दूसरे से दूर होने का एहसास उन्हें करीब किए जा रहा था। दीन दुनिया से बेखबर एक दूसरे की आगोश में वो शक्ति तलाश रहे थे जो इस वक्त दोनों को ही अपने बदन से क्षीण सी हो चली थी। पता ही नहीं चला कि कब तक दोनों एक दूसरे के सानिध्य में सुकून पा रहे थे। आयत की गर्म सांसों के स्पर्श पर अग्रिम ने अपनी आंखें खोली और आयत का चेहरा ऊपर किया। लगातार रोने से आयत की आंखें नींद से बोझिल लग रही थीं, जो बार बार बंद हो रही थी। अग्रिम ने वापस से उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसे अलग करते एक अधूरापन महसूस हुआ जिससे उसका मन बेचैन हो उठा। जिससे हर पल दूर भागता रहा है, आज उससे एक पल की दूरी भी उसका दिल स्वीकार नहीं कर रहा था। अपनी बाहुपाश में आयत को जकड़े धीमे कदम से वो बेड की तरफ बढ़ा और धीरे से आयत को सुलाया और खुद उठने लगा, पर आयत ने उसकी बाह पकड़ ली और नींद भरी आंखों से उसे देखा। इस तरह बाह पकड़ने से अग्रिम के कंधे पर खिंचाव महसूस हुआ और मुंह से हल्की सी आह निकली। आयत ने उसकी बाह छोड़ दी। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा, फिर से आंखें झिलमिला आई थी। अग्रिम ने अपना चेहरा फेर लिया और बेड के दूसरी तरफ आकर बैठ गया। वो चाहता तो नहीं था कि आयत की तरफ देखें, क्योंकि कमजोर पड़ रहा था वो, पर दिल और निगाहें दोनों ही आज बगावत पर उतर आई थी। उसने आयत की तरफ देखा जो अपनी बोझिल आंखों को बार बार खोलकर उसे ही देख रही थी। अग्रिम ने अपनी नजर हटा ली और लेट गया। आयत की नजर वो खुद पर महसूस कर रहकर वो अपने जबातों से अपना नियंत्रण खो रहा था। उसने आयत की तरफ नजर उठाई और थोड़ा सरक कर उसके करीब हो गया। आयत ने उसे देखा, फिर कुछ देर बाद आकर उसके सीने से लिपट गई। एक सुकून भरे एहसास के साथ अग्रिम ने अपनी बाहों के घेरे में लेकर अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद उसे आयत के नींद के आगोश में होने का एहसास हुआ तो उसे खुद से अलग करके उसके चेहरे को देखा। गालों पर आंसुओं ने निशान छोड़ रखा था, पर बावजूद इसके एक सुकून की चमक थी उसके चेहरे पर। अग्रिम ने उसके गाल पर अपना हाथ फेरा। अनेक विपरीत भावनाओं का ज्वार भाटा उसके मन में उफान ले रहा था। अपनी ही उलझनों से उसकी द्वंद जारी थी। जिस भंवर में उसकी जिंदगी फंसी थी वहां से वो न पार ही उतर पा रहा था, न ही डूब ही पा रहा था। वो अपने जबातों के आगे हारना नहीं चाहता था, पर तमाम कोशिशों के बावजूद वो हार रहा था। आयत जब उसके पास नहीं थी तो अपनी नफरत को बढ़ावा दिए जा रहा था, पर आयत के उसकी जिंदगी में आने के बाद से उसकी नफरत हारने लगी थी। आयत की कोशिशों के आगे वो कमजोर पड़ने लगा था, पर खुद को कठोर बनाए रखने की हर संभव कोशिश करता। जब भी वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता, आयत को खुद से नफरत की एक नई वजह दे देता, पर आयत उसमें भी अपने तर्क तलाश कर उसे निरुत्तर कर देती थी। हर गुजरते दिन के साथ वो उसके प्यार को महसूस कर रहा था। ये उसका खुद पर क्रोध था कि इतने के बाद भी वो आयत के मन में खुद के लिए नफरत नहीं जगा पा रहा है। जो गाहे वगाहे वो आयत पर उतार दिया करता था, पर आज उसकी आंखों में खुद के लिए आंसू और तड़प देख वो खुद से नियंत्रण खोता रहा। उसका कठोर रवैया आयत की आंखों में खुद के लिए चाहत देख कमजोर पड़ गया। उसके मन में कई सारी बातें चल रही थी, पर इन सब से परे जो ये सुकून भरो लम्हे उसके हिस्से आए थे, उन्हें जी लेने का लालच उससे छूट नहीं रहा था। एक चांद जो उसकी आगोश में सुकून से सो रहा था, उसे टूटकर चाहने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। कितना भी कोई दिल को कठोर कर ले, पर कोई एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब वो कमजोर पड़ जाता है, और अग्रिम के लिए ये वही लम्हा था जहां वो अपने मन की नहीं कर पा रहा था।
उसकी आगोश में सोई उसकी मोहब्बत अपनी मनमानी किए जा रही थी और उसे अपने मुंहपाश में बांधे कहीं दूर लिए जा रही थी। अग्रिम उसके गाल पर हाथ रखे उसके चेहरे पर टकटकी लगाए देख रहा था। आगे बढ़कर उसके ललाट पर प्यार का बोसा देकर उसका हाथ अपने सीने पर रखकर आंखें मूंद ली। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा रहा न मैं फिर अपने जैसा। बच्चे कहाँ हैं कावेरी जी? कावेरी जी की हाथ से चाय का कप लेते हुए राजेश जी ने पूछा। सैम और बाकी सब संकल्प के घर रुक गए थे आगे की रस्मों में शामिल होने के लिए, और अग्रिम शायद सो रहा है अब तक। कावेरी जी बैठते हुए बोली। और आयत? उसे तो देखा ही नहीं, शादी के दौरान तो अग्रिम भी नहीं दिखा, पर वो थी विदाई के बाद शायद से दिव्या के घर चली गई होगी। हो सकता है। आप बैठिए, मैं जरा अग्रिम को उठा दूं। कावेरी जी उठने को हुई पर राजेश जी उसे रोकते हुए बोले, सोने दीजिए, वैसे भी शादी से सुबह तो लौटा है और इन दिनों बहुत व्यस्त भी रहा है। वैसे तो सुनेगा नहीं पर आराम भी जरूरी है, इसलिए मत उठाइए। आप भी न राजेश जी, समझ नहीं आते मुझे। ऐसे तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, उससे पर पीछे से इतनी फिक्र करते हैं। आप कभी समझेंगी भी नहीं। उसके तौर तरीके नहीं भाते मुझे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी फिक्र नहीं। ये छोड़िए, नाश्ते की तैयारी कीजिए और आज कुछ लाइट सा बनाइएगा। पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा। जी। शादी ब्याह के खाने से ऐसी परेशानी हो जाती है, कावेरी जी ने मुस्कुराकर कहा और उठकर किचन का रुख कर लिया। क्या बात है सार्थक जी, अकेले में मुस्कुरा रहे हैं? रुचिका ने पूछा। अरे उठ गई तुम? सार्थक ने उसकी तरफ देखकर पूछा। जी कहकर रुचिका उठकर बैठने को हुई तो सार्थक ने उसे मदद करते हुए तकिए के सहारे बिठाया और बोला, ठीक हो? हम। आप बताइए, बहुत दिनों बाद ये मुस्कान देख रही हूं आपके चेहरे पर। सार्थक मुस्कुराया और बोला, कल आयु से मिला। समझ गई थी मैं, रुचिका ने चहक कर कहा। कैसी है वो? ठीक है। कुछ बात हुई आपकी उससे? उसके हस्बैंड ने रोका तो नहीं? सार्थक ने उसकी तरफ देखा, लंबी सांस भरते हुए बोला, नहीं। मेरा मतलब नहीं रोका। मैंने कहा था न, आप सब जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। वो उतने बुरे नहीं है जितना आप सबको लगता है। इनफैक्ट पहले जिससे आयु की शादी हो रही थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनके मुकाबले तो ये कहीं बेहतर है, न सिर्फ लुक में बल्कि हर चीज में। रुचिका अपनी ही धुन में बोल गई पर सार्थक को अपनी तरफ देखता देख उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। मेरा मतलब कि अभी आपने ही कहा न कि वो अच्छे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। अब भी? वैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं, किसी भी भाई को उसका बहनोई शायद ही पसंद आता हो। क्या मतलब? मेरा मतलब आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? समझ नहीं आ रहा मुझे। कायदे से उस इंसान पर गुस्सा आना चाहिए पर ऐसा नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे सच में वो बिल्कुल पसंद नहीं। पहले मौका मिलता तो कभी उसे आयु की जिंदगी में शामिल नहीं होने देता, पर आयु के उसका कंसर्न सोचने पर मजबूर कर देता है। हर भाई चाहता है कि उसकी बहन का हाथ वो एक सुरक्षित हाथों में दे जो हर तरह से उसकी हिफाजत करे, और ये सब है उसमें, पर उसका रवैया वो मुझे पसंद नहीं। इस कदर एरोगेंट है वो कि आउट ऑफ द लिमिट है। आयु ने कोई शिकायत की? तुम्हें लगता है वो ऐसा करेगी? नहीं। आयु खुश है उसके साथ, सी लव्स हिम। महसूस किया मैंने, और उसका प्यार भी। पता है, 2 बार मौका लगा मेरे हाथ कि मैं आयु को ले आऊं, पर मैंने किया नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित उसके घर के अंदर जाते देखा और वापस चला आया। फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है रुचि, एक शंका है मन में कि जो दिख रहा है वो सच है या सच कुछ और है। जो इंसान हमारे परिवार से दुश्मनी पाले बैठा है वो आयु को सच में चाहता है या ये एक छलावा है? सेम आयु, जो इंसान उसके परिवार को बर्बाद करने पर तुला है, उसके लिए उसके मन में प्यार कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इसलिए कि जहां दिल की बात है वहां आप दिमाग लगा रहे हैं। आप उसे सच मानिए जो आपने महसूस किया, रुचिका ने कहा। सार्थक ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, हम। चलो उठकर फ्रेश हो लो ताकि समय से नाश्ता कर सको। एक यही बात पसंद नहीं आती आपकी, उठते से खिलाना शुरू कर देते हैं। सार्थक उसका चेहरा देख हंस पड़ा और उसके गाल खींचते हुए बोला, अब तो पक्का है बेटी ही आएगी। इतने नखरे तो लड़कियां ही दिखाती है। अच्छा, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। मुझसे ज्यादा आपके नखरे हैं। हाँ तो मैं बाकियों से अलग हूं न, सार्थक ने कहा तो रुचिका भी उसके साथ हंस पड़ी। पहले पता होता कि सबसे अलग होकर आप इतने लविंग और केयरिंग हो जाएंगे तो शादी होते ही सबसे अलग कर देती आपको। रुचिका ने तो मजाक में कह दिया पर सार्थक के चेहरे की हंसी जाती रही। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था।
मैं बस मजाक कर रही थी, रुचिका ने गर्दन झुका लिया। सार्थक ने उसे देखा, फिर हल्के मुस्कुराकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और बोला, पता है, ये बिन सर पैर का मजाक तुम ही कर सकती हो, तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर का दायरा इतना ही है। रुचिका ने आंखें छोटी करके उसे देखा, आप टोंट कर रहे हैं मुझ पर? सार्थक ने हंसकर उसे देखा और उसे अपने गले लगा लिया। आयत की आंख खुली तो उसने खुद को अग्रिम की बाहों में पाया। उसका हाथ अग्रिम के सीने पर था और एकदम से सट कर सो रही थी, अग्रिम का हाथ उसकी कमर में। आयत की नजर उसके चेहरे पर गई जिस पर एक सुकून था, वो निश्चिंत सो रहा था। आयत की नजर नीचे फिसली, अग्रिम के अनावृत देह को देख एक झुरझुरी सी उसके बदन में दौड़ गई। उसने झट से उसके सीने से अपना हाथ हटा लिया और दूर होना चाहा, पर अग्रिम उसे कमर से जकड़े सो रहा था। वो हटती तो उसकी नींद खुल जाती। आयत शांत हो गई। उसकी नजर फिर से उसकी तरफ उठ गई। रात अग्रिम का झुकाव उसकी तरफ महसूस किया था उसने, जिसे याद कर मन में एक गुदगुदी होने लगी। चेहरे पर हया की लाली फैल गई थी, सकुचा कर खुद में सिमटी जा रही थी। रह रहकर वो अपनी आंखें मूंद लेती, पर फिर नजर उसे देखने को मचल उठते और वो आंखें खोलकर उसे देखने लगती। हर नजर के साथ वो उसे और भी आकर्षक लगता। इस तरह देखा तो इससे पहले भी था उसने, पर आज का एहसास ही कुछ अलग था। शायद इसलिए कि इसके पहले अग्रिम की तरफ से उसके करीब आने की पहल कभी नहीं हुई थी, या फिर शायद इसलिए कि उसके लिए इस कदर कभी बेचैन नहीं हुई थी वो। उसकी गोरी कमर पर अग्रिम के हाथ का स्पर्श रह रहकर उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। उसने एक नजर अग्रिम के चेहरे को देखा और फिर धीरे से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और उठकर बैठ गई। अपनी तेज हो चली धड़कनों को काबू करते हुए उसने अग्रिम की तरफ देखा। इस बार उसकी नजर उसके सर पर बंधी पट्टी पर ठहर गई और आंखें नम कर गई। किस मिट्टी का बना है ये आदमी जो उसके लिए हर जख्म सह लेता है, वो भी बिना उफ किए, और कभी जताता भी नहीं। अभी भी वो उसकी बाह को तकिया बनाकर सो रही थी। जरूर उसके कंधे में दर्द हुआ होगा, पर सह गया वो। क्या उसे सच में किसी दर्द का एहसास नहीं होता? क्या सच में खुद को मजबूत करते करते वो पाषाण बन गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, वरन वो संकल्प और दिव्या को लिए इतना नहीं सोचता, और नहीं उसे बचाने को खुद की जान खतरे में डालता। उसे रोता देख उसे अपने सीने से लगाकर सुकून का एहसास नहीं करवाता। ये सब सोचते हुए आयत के हाथ उसके चेहरे की तरफ चले गए। उसके माथे को हल्के से छूकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए नजर फिर उसके चेहरे पर ठहर गई। उसने झुककर उसके गाल पर हल्के से चूम लिया। उसकी नजर फिर उसकी देह पर ठहर गई। थूक निगलते हुए उसने अपना गला तर किया, पर हाथ अनायास ही उसके सीने पर चले गए। वो उसके करीब झुकी, उसकी सांसें अग्रिम के सीने को स्पर्श कर रही थी। आयत अपनी भावनाओं के वशीभूत खुद पर से नियंत्रण खोकर उसके सीने पर अपने नर्म अधरों को रख दिया। अग्रिम के गर्दन की नसें तन गई और मुट्ठियां कस गई। आयत को अगले ही पल अपनी हरकत का भान हुआ। उसने तुरंत ही अग्रिम के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी। ये देख राहत की सांस ली और उठकर बेड से नीचे उतर गई, फिर कबर्ड से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग गई। दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो अग्रिम ने अपनी आंखें खोली और उस ओर देखा, फिर एक गहरी सांस छोड़ उठकर बैठ गया। बिस्तर पर बिखरे गजरे के फूल देखकर उसकी नजर उस पर ठहर गई। उन्हें अपने हाथ में उठाकर उसे देखने लगा, फिर उठकर कबर्ड से टी शर्ट निकालकर पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, यह था 37वां भाग। 38वें भाग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए अगले एपिसोड तक इजाजत। धन्यवाद।